नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन में सबसे पहले बात क्रिसमस की। देश दुनिया में पाबंदियों के साए में भगवान यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कल रात फिनलैंड के गांव से सांता बच्चों को गिफ्ट बांटने निकल पड़ा, लेकिन दुनिया भर में क्रिसमस पर कोरोना का पहरा बैठा हुआ है। देश में भी क्रिसमस पर आधी रात को प्रार्थनाएं हुई, लेकिन ज्यादातर चर्चों में या तो श्रद्धालुओं को बाहर ही रहना पड़ा या फिर बेहद सीमित संख्या में एंट्री मिली। आपको हम दिखा रहे हैं गोवा, त्रिवेंद्रम, फिनलैंड, दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिसमस की रौनक आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कई जगहों पर यह रौनक फीकी हो गई है ओमिक्रॉन के दहशत की वजह से। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट होता दिख रहा है। 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीब आधे मुंबई से आ रहे हैं। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। महाराष्ट्र में अब रात 9 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के मामलों में भारी इजाफा होने लगा है। शुक्रवार को कोरोना के महाराष्ट्र में 1410 केस आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है। गुरुवार को रात मुख्यमंत्री की टास्क फोर्स के साथ मीटिंग के बाद शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी हो गई, जिनमें 9 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक है। विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या एक बार में 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और खुले स्थान में ये संख्या 250 या इस स्थान की क्षमता का 25% से ज्यादा नहीं हो सकती, दोनों में जो भी कम हो। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुले स्थान में ये संख्या 250 से अधिक या इस स्थान की क्षमता का 25%, जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं, खेल समारोह में दर्शकों की संख्या बैठने की क्षमता का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर हॉल्स क्षमता का 50% ही ऑपरेट कर सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो इन नियमों का पालन कीजिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है मुंबई। महाराष्ट्र के कुल केसों में लगभग आधे मुंबई से रिपोर्ट हो रहे हैं और रोजाना बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई में 683 केस आए हैं, जो इस साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। 21 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 327 केस आए थे, 22 दिसंबर को 490 केस आए थे, 23 दिसंबर को 602 और 24 को ये आंकड़ा 683 हो गया। मुंबई में एक्टिव केस 3000 के पार हो चुके हैं। उधर पूरे देश में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले भी सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले आए हैं। इनमें मुंबई से 11, पुणे से 6, सातारा से 2 और अहमदनगर से 1 है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 108 केस मिले हैं। बीएमसी ओमिक्रॉन के मद्देनजर इंटरनेशनल यात्रियों को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड में है। बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की है कि अब दुबई से आने वाले यात्रियों को आते ही RT-PCR करवाने की जरूरत नहीं है, पर 7 दिन का होम क्वारंटीन उन्हें करना होगा। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। जिनका घर मुंबई में नहीं है, उन्हें सीधे जहां क्वारंटीन करना है वहां पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा कोरोना के मामलों के साथ ही बढ़ता जा रहा है। इससे बड़ी टेंशन ये है कि तीसरी लहर भी तभी आने का अनुमान है जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले तमाम राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू से लेकर न्यू ईयर तक की पार्टी में भीड़ पर पाबंदी लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को तो प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से अनुरोध करना पड़ा है कि वो यूपी चुनाव के प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ इकट्ठा कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि बाजारों में फैल सकता है, त्योहारों में फैल सकता है, शादी समारोहों में फैल सकता है, यहां तक कि अंतिम संस्कारों में भी फैल सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन अभी इतना भी खतरनाक नहीं हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में फैल सके।
ओमिक्रॉन वेरिएंट आधी रात के वक्त सूनी सड़कों पर फैल सकता है, लेकिन दिन के उजाले में होने वाले चुनावी रोड शो से उचित दूरी बनाकर रखता है। ऐसा लगता है कि कोरोना भी लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है, तभी तो चुनावी रैलियों को टच भी नहीं करता। कोरोना की इसी खासियत पर नेता लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं। कोविड का खतरा है, इस करके सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए। मैं पंजाबियों नूं, पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहता कि एहतियात बरतते रहो। कोविड कई देशों ने फिर तो इस बारे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये रोकना लाउणियां शुरू कर दी हैं। ऐसी पंजाब फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जरूर अवेयर करना चाहता है कि लोग इस बारे एहतियात बरतन। ओके जी, थैंक यू, बहुत हो गया, काफी सवाल हो गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को रोकने की मजबूत तैयारी कर ली है और इसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक राजनीतिक रैलियों में लाखों लोगों के शामिल होने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि अलग अलग राजनीतिक दल अपनी लहर बना सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भले ही चुनावों में ओमिक्रॉन फैलने का डर सता रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने क्या कहा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने इस बात को साबित करके दिखाया है। जब पूरी दुनिया हिल गई थी तो हमारे देश के लोग ही हैं जिन्होंने संयम और सावधानी के साथ, हमारे देश की ही मोदी सरकार है जिसने की सुविधा और संसाधन के साथ आपदा को आफत बनने से बचाया। इसलिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे, और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। चलिए, कम से कम किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्षी दल एक मत हैं। वैसे नेता करे भी तो क्या करें, ओमिक्रॉन से बचने की सोचेंगे तो वोट कैसे बटोर पाएंगे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही उदाहरण लीजिए। बेचारे सुबह ओमिक्रॉन पर दिल्ली की जनता को नसीहतें देते हैं और शाम को पंजाब में लाखों की भीड़ को संबोधित करना पड़ता है। ये कोई आसान काम थोड़ी है। भारत के इतिहास में 99.7% नतीजे सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट से बहुत ज्यादा नतीजे आए हमारे। वैसे कोरोना के खतरे के बीच राजनीतिक रैलियों को परमिशन देने से लेकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में देश के चुनाव आयोग का कोई सानी नहीं है। बंगाल चुनाव हो या फिर बिहार, चुनाव आयोग ने अपनी इस काबिलियत का लोहा मनवाया है और अब 5 राज्यों में भी ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद सुरक्षित चुनाव कराने का वायदा किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। कमीशन बिल इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा और हम लोग जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टेट की SDM अथॉरिटी है जिसकी एक ये प्रमुख भूमिका है कि वो उस चीज़ को फ़ौरन देखें और कंट्रोल करें। सारे अधिकार SDM को दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ देखी जाए फ़ौरन एक्शन लें। तो उन लोगों को भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसी होती है हम अलर्ट किया जाए, फ़ौरन किया जाए। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हमने कहा कि हमें रेगुलर अलर्ट दिया जाए। सो व्हेनेवर वी विल एंश्योर इट कि जहाँ पर भी अलर्ट मिलते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वी विल आस्क देम टू टेक एक्शन और प्रॉपर एक्शन इसमें इलेक्शन के हिसाब से भी लिया जाए। तो जब राजनीतिक दल और चुनाव आयोग राजी, तो क्या कर लेगा कोरोना बन करके काजी। बाकी जो लोग बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं की रैलियों पर उंगलियां उठा रहे हैं और कोरोना से डर रहे हैं, वो बचने के लिए खुद भी इन चुनावी रैलियों में जा सकते हैं। आखिर कुछ तो बात है इन रैलियों में जिससे कोरोना भी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। आज तक ब्यूरो। एक रिसर्च कहती है कि भड़काने वाले बयान चुनाव जीतने की 3 गुना गारंटी देते हैं, लेकिन ऐसे बयान समाज को बांटने की 100 गुना ज्यादा खतरनाक गारंटी होते हैं। बावजूद इसके भड़काऊ बयान देना हमारे देश में आसान है, इतना आसान कि भड़काऊ बयान देने वाले नेता कभी सजा भी नहीं पाते हैं। क्या इस बार भी यूपी से हरिद्वार तक यही होने वाला है? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? इस्लामिक भारत अपने जीते जी तो बनने नहीं दूंगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 सभाओं के वीडियो जबरदस्त वायरल हैं। पहला वीडियो ओवैसी की सभा का है तो दूसरा हरिद्वार में हुई धर्म संसद का। दोनों सभाओं में कही गई बातें देश को नागवार गुजर रही है, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मुख्यमंत्री पद का सपना दिखाने वाले ओवैसी का बयान सुनिए, जिसमें उन पर सारी हदें तोड़ने का इल्जाम लग रहा है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। अक्सर ये लगाया जा रहा है कि हम लोग हिंदुओं को इकट्ठा। ओवैसी का ये बयान वायरल होते ही बीजेपी भड़क गई। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बयान ट्वीट करते हुए लिखा, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई न कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा हो जाएगा। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए आगे लिखा, सुनो, हम न डरे थे मुगलों से न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। भाजपा के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ओवैसी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है, भोलेनाथ ने दिखा दी है अपनी। कोई भी गलती की तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। वीडियो वायरल होने पर ओवैसी ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार में दिए गए भाषण से ध्यान भटकाने के लिए मेरे कानपुर में दिए गए भाषण का 1 मिनट का क्लिप वायरल किया गया है। ओवैसी ने 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपने भाषण के दौरान न ही हिंसा के लिए उकसाया और न ही धमकी दी। मैंने अपने भाषण में पुलिस अत्याचारों की बात की है। मेरे वीडियो को काटकर दिखाया गया है। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। ओवैसी ने सफाई तो दे दी, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया वो किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। लेकिन ओवैसी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। उनका विवादित इतिहास ही उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस मामले में सिर्फ नेताओं की भूमिका संदिग्ध नहीं होती, प्रशासन भी भड़काऊ बयानों पर तुरंत कार्रवाई न करके ऐसे लोगों को कहीं न कहीं शह देता दिखता है। जिस हरिद्वार की धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए, वहाँ हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले स्वामी प्रबोधानंद गिरी, साध्वी अन्नपूर्णा और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद गिरी ने किया, जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यही नहीं, जिनके खिलाफ केस दर्ज भी हुआ है वो जमानती धाराओं में है। तो हमारे पास कंप्लेंट आई है, उसमें उसको जो कंप्लेंट करता है उसको हो सकता है औरों के नाम नहीं मालूम हो, उसको एक जने का नाम मालूम है, उसके बाद उसने आदि लिखा हुआ है। पुलिस के द्वारा वसीम रिजवी पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी को अज्ञात में रखा गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर NSA के तहत कार्रवाई की। सोचिए, जिन धार्मिक नेताओं ने देश के संविधान और मूल भावना के खिलाफ बयानबाजी की, उनके खिलाफ चौतरफा गुस्से के बावजूद सख्त कार्रवाई तक नहीं हो पाई है। शायद इसीलिए नेताओं और खुद को धार्मिक गुरु कहने वाले लोगों की हिम्मत भड़काऊ बयान देने की हो जाती है। आज तक ब्यूरो।